प्रियंका जी, सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जी कई बार देखने में आता है कि सोशल मीडिया पर लाइव होकर कुछ अधिकारियों से काम करवाते हैं। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता या फिर वो गलत है तो उस चीज को भी ठीक करना चाहिए। रही बात अगर लाइव आने की, तो गोकुल सेतिया जी मेरे वार्ड में आकर लाइव नहीं करते। गोकुल सेतिया जी की जीती हुई एमसी मेरे वार्ड में लोग आके रोते हैं कि हमें एमसी का हमें चेहरा ही देखने को नहीं मिलता है। एक सिग्नेचर के लिए लोग 10 चक्कर उनके घर पे काट रहे हैं। ये लाइव कौन दिखाएगा? जब चुनाव के नतीजे आए और हमें जब पता लगा कि हम महज 34 वोट से रह गए हैं, बट जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मेरे फादर मुझे गेट के बाहर लेने आए और बड़ी स्माइल के साथ, और उन्होंने मेरा माथा चूमा, मुझे गले लगाया, मुझे शाबाशी दी और मुझे कहा, शाबाश मेरा शेर पुत्र। डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी का आपको मेंबर बनाया गया है, जबकि आपसे भी सीनियर जो नेता है सिरसा में मौजूद है। फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है एक आम से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है, तो एकदम से श्री कृष्ण बेदी जी की आवाज आती है कि प्रियंका कहाँ है? गोविंद जी, प्रियंका कहाँ है? प्रियंका को बुलाओ। कांडा जी, प्रियंका को बुलाओ फटाफट से। सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन वीर शांति स्वरूप जी हैं और देखने में आ रहा है कि नगर परिषद पर बहुत तरह के घोटालों के आरोप लग रहे हैं। तो सर, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये लोग आपको चुनाव के समय दिख रहे हैं, अगले 5 साल तक ये आपका हाल पूछने कभी भी नहीं आएंगे। प्रियंका जी, अभी तक आप जो है अविवाहित हैं, आपने विवाह के लिए भी कोई सोच बनाई है? आपके लिए कोई नेता ढूंढना पड़ेगा। I want to become the chief minister of my state हरियाणा। मैं हरियाणा की मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। नमस्कार, सिरसा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सिरसा पॉडकास्ट के आज के हमारे खास मेहमान हैं वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी रही और डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी की मेंबर सुश्री प्रियंका बुमरा जी। प्रियंका जी, सिरसा पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, सबसे पहले आप अपने और अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मेरा नाम प्रियंका बुमरा है और मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी में एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी एंट्रेंस। और मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, माताजी मेरी हाउस मेकर हैं और एक छोटा भाई है मेरा और 7 साल छोटा है वो मुझसे और कनाडा में रहता है। प्रियंका जी, जैसे कि बचपन में सभी बहन भाई लड़ते हैं, तो क्या आप भी बचपन में बहन भाई लड़ते थे या नहीं? जी, मैं और मेरा भाई भी खूब लड़ा करते टीवी देखने के पीछे, और मैं आम खाने की बहुत शौकीन हूँ, तो मैं अपने भाई से लड़ा करती इस चीज़ के पीछे भी। पर वो मुझसे काफ़ी छोटा है, जैसा मैंने आपको बताया कि 7 साल छोटा है मुझसे, तो मैं आई एम लाइक हिज जूनियर मदर, तो मैं उसको एक माँ की तरह प्यार भी करती हूँ। तो जैसा कि आपका भाई काफ़ी समय से कनाडा में गया हुआ है, तो अब क्या आप उसको मिस करते हो? बिल्कुल, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। हम डेली वीडियो कॉल करते हैं, हमारा पूरा दिन कैसा गया, मैंने क्या किया, उसने क्या किया, एक दूसरे का हाल-चाल पूछते हैं और हमारे हार्ट बहुत कनेक्टेड हैं। तो हम दिल से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि मैं बस थोड़ी-सी एक लाइन भी बोलती हूँ तो उसे सारी बात समझ आ जाती है। तो मेरा और उसका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। प्रियंका जी, आपका बचपन कैसा रहा? क्या कभी आपने बचपन में सोचा था कि आप राजनीति में इतनी सक्रिय रहेंगी? कृपाल जी, बचपन से ही मैं सच कहूँ तो मैंने हमेशा से सपना लिया था कि मैं इस देश की सेवा करूँगी और मैं 101% राजनीति में जाऊँगी। और एक किस्सा भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी इस पे कि मैं जब स्कूल में थी, तो स्कूल में क्या होता था कि जब किसी का बर्थडे होता था तो उसे स्टेज पे बुलाया जाता था और उसे ग्रीटिंग कार्ड दिया जाता था और उससे पूछा जाता था कि आप अपना बर्थडे कैसे मनाओगे और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो बच्चे बताते थे कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, मुझे साइंटिस्ट बनना है, आई वॉन्ट टू बी एन दिस और दैट ना। तो मेरा बर्थडे था और मैं स्टेज पे गई और मैंने कहा
कि आई वांट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ माय स्टेट हरियाणा। मैं हरियाणा की मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। और सब लोगों ने क्लैपिंग की, सब स्टूडेंट्स ने और सब टीचर्स ने भी। इवन मुझे मेरी क्लास टीचर ने बोला, एक मंजूषा मैम थे, तो उन्होंने मुझे बोला, अरे वाह, वेरी गुड, पॉलिटिक्स में जाना चाहती हो। और आई वाज इन, आई थिंक, 6th और 7th क्लास दैट टाइम। तो बचपन से ही मैं ये सोच रखती थी। इवन मैं एक और किस्सा आपको सुनाना चाहूँगी कि कक्षा 10वीं में जब मैं थी, मैं एक नेता के पास गई और मैंने कहा कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करा दो। तो उन्होंने मुझे कहा, अभी फ़िलहाल के लिए आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और फ्यूचर में आप पॉलिटिक्स ज़रूर ज्वाइन करना। तो ये सब चीज़ें, तो मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थी राजनीति के लिए, और हमेशा मैनिफेस्ट करती रहती थी कि देश के लिए ये करना है, अपने शहर के लिए ये करना है, अपने लोगों की इस तरीके से सेवा करनी है। तो मैं सच बताऊं तो बचपन से ही मैंने सोच लिया था कि मैं राजनीति में ज़रूर सक्रिय होंगी एक दिन। प्रियंका जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आप अभी तो जो है अपने वार्ड वासियों की सेवा कर रही है। आने वाले समय में आप न केवल अपने क्षेत्र की अपितु पूरे हरियाणा की जो है इसी तरह सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रियंका जी, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग एयरफोर्स स्टेशन, जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 है, एयरफोर्स स्टेशन में मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई है। प्रियंका जी, जैसे कि आपने एयरफोर्स स्टेशन स्कूल से अपनी स्टडी की है, क्या नेता बनने की क्वालिटी जो है आप में एयरफोर्स स्कूल से ही आई है? देखिए, कोई भी डिफेंस स्कूल होता है, अगर एयरफोर्स स्कूल है, आर्मी स्कूल है, तो वो थोड़ा-सा दूसरे स्कूल से अलग तो हम कहेंगे ही, क्योंकि जब आप हर वक्त फ़ौजियों के बीच में रहते हैं, सेना के जवान जब आपके इर्द-गिर्द हमेशा रहते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं उनसे, जैसे पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन। आप देखेंगे वो हमेशा फिट रहते हैं, और जब भी कोई स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का कोई समारोह स्कूल में होता था, तो जब चीफ गेस्ट हम विंग कमांडर को बुलाते थे, तो अगर सुबह 7 बजे का टाइम देते थे फ्लैग होस्टिंग के लिए, तो शार्प 7 AM वो वहाँ पहुँच जाते थे। तो इससे पंक्चुअलिटी भी हमें सीखने को मिलती है, और साफ सफाई और भी डिसिप्लिन के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़। और एयरफोर्स के अंदर मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, तो वो मल्टीकल्चरलिज्म था। वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के लोग थे, अलग अलग कल्चर के लोग थे, अलग अलग फूड खाते थे और अलग अलग पहनावा पहनते थे। तो इन सब चीज़ों का मेरे व्यक्तित्व पर बहुत अच्छा असर पड़ा। क्या एयरफोर्स स्कूल में आपका बचपन बीतता ही आपको औरों से अलग करता है? इसका श्रेय मैं मेरे स्कूल को भी देना चाहूँगी, एयरफोर्स कैंपस को देना चाहूँगी, साथ-साथ मेरे घर के माहौल को भी देना चाहूँगी, मेरे पिताजी को भी देना चाहूँगी। मेरे पिताजी शिक्षक हैं, हमेशा हमें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते थे, और इसके साथ-साथ पिताजी हमेशा, मतलब घर में मेरे न्यूज़ चैनल हमेशा चलता रहता था, तो हमेशा पापा बताते थे कि बेटा, देश के अभी प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, संसद में क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत छोटी उम्र में ही सीख ली थी। तो ये सब चीज़ें, मुझे लगता है कि इन चीज़ों का मुझे पर्क ज़रूर मिला है बड़े होने के बाद। तो मेरे सुनने में आया कि एक बार आपके स्कूल से छुट्टी जल्दी हो गई और आप एयरफोर्स स्टेशन वाले स्कूल से झोपड़ा, जहाँ पर आपके पापा की पोस्टिंग हुआ करती थी कभी, वहाँ तक पैदल चले गए थे। तो वो क्या किस्सा है? एयरफोर्स स्कूल में जब मैं पढ़ी, तो मेरे फादर ने जब मेरा एडमिशन करवाया, तो वो क्या करते थे, जब उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तो वो मुझे पिक करते थे और फिर हम एक साथ घर आते थे। तो जब महीने का आखिरी दिन होता था, तो हाफ डे होता था, छुट्टी हो गई, मैं एयरफोर्स कैंपस से बाहर निकली, मैं सिरसा शहर की तरफ चलने लगी घर आने के लिए पैदल। पर कुछ दूरी पर मैंने सोचा, आप इमेजिन कीजिए, मैं 5 साल की थी उस टाइम पे, और मैंने सोचा कि अगर मैं घर चली गई तो मेरे फादर पीछे से मुझे ढूंढेंगे और परेशान होंगे। तो मैं वापस कैंपस तक गई, जो वो गेट है, मेन गेट, और उसके बाद मैंने डबवाली की तरफ, जो झोपड़ा गांव आता है, राइट साइड पे, तो मैंने वहाँ पे चलना शुरू किया। मैं पैदल पैदल वहाँ झोपड़ा स्कूल तक पहुँच गई, और माय फादर वाज वेरी शॉक्ड दैट टाइम
कि आपको रास्ते में डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं लगा मुझे। 5 साल के बच्चे के लिए एयरपोर्ट स्टेशन से जोपड़ा के लिए जाना तो बड़ा अपने आप में मेरे फादर के साथ मैं अक्सर उनके स्कूल जाया करती थी जब मेरे स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी, तो मुझे रास्ता वगैरह सब कुछ याद भी था। तो मैं चलती गई बस, और स्कूल का बैग बॉटल सब मैंने ले रखा, और धीरे धीरे साइड पे मुझे ये भी पता है कि जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है, और मेरे को ट्रैफिक लाइट्स का बहुत अच्छे से पता था। तो ये चीज़ें, मतलब मेरे फादर टीचर हैं तो बहुत चीज़ें मुझे पहले से ही पता थी बचपन से ही। तो चलती गई, और जब स्कूल में गई मैं, मेरे फादर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, कहते कौन तेरे साथ आया, तो किसके साथ आई है? मैंने कहा अकेली आई हूँ। तो अकेली कैसे? मैंने कहा पैदल आई हूँ। तो ये किस्सा तो मेरे पेरेंट्स सभी को सुनाते हैं कि ऐसी बच्ची थी। तो तब क्या आपके पापा ने आपको डांटा या कुछ कहा? नहीं, मेरे फादर ने उस टाइम मुझे डांटा नहीं और प्यार ही किया। और उस टाइम फिर मैं स्कूल में पहुंचकर मैंने अपना लंच बॉक्स खाया, और उसके बाद फादर ने मम्मी को घर आके बताया कि आज इसने ये चीज़ की है। प्रियंका जी, जैसे कि आप राजनीति में अपना कदम रख चुकी हैं, तो राजनीति में आने की सबसे बड़ा कारण अपने आप को क्या मानती हैं? सेवा के भाव से आई हैं या कोई सत्ता का आकर्षण आपको राजनीति में लेकर आया है? मेरे घर का माहौल शुरू से ऐसा है, मैं ऐसे माहौल में पली बड़ी हूँ कि मेरे घर में राजनीतिक चर्चाएं चलती रहती थी, और मैं उन्हें बहुत दिलचस्पी से सुनती थी। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, एक समाज सुधारक हैं। उनके साथ मैं हर सामाजिक कार्यक्रम में जाती थी, और वो मुझे लेकर जाते थे। लोगों को सुनती थी, सुंदर कार्य करते हुए देखती थी। ट्री प्लांटेशन पिताजी करते थे स्कूल में। स्कूल की छुट्टी 2 बजे होने के बाद तक पिताजी 5 बजे तक, 6 बजे तक स्कूल को सुंदर बनाने में लगे रहते थे। तो गांव के सरपंचों से मिलना और उनके पेरेंट्स से मिलना, तो मेरे पिताजी के जो चीज़ें थी ये बचपन में, ऐसे ऐसे मेरे पापा जो काम करते थे, इनका मेरे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा। और पापा के साथ बैठ के जब न्यूज़ देखती थी, बड़े बड़े नेताओं को सुनती थी भाषण देते हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 से 2000 तक जब प्राइम मिनिस्टर रहे, और मैं तब महज सिर्फ 4-5 साल की थी। तो ये सब चीज़ें मैं सुनती थी। सुषमा स्वराज जी को, बचपन से ही आपका राजनीति में काफी दिलचस्पी रही है? जी, बिल्कुल मेरी दिलचस्पी रही है। मैं बड़े-बड़े नेताओं के जब भाषण सुनती थी, इवन मुझे याद है कि मैं एक लाइब्रेरी से बुक लाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं की वो किताब थी। तो मेरे पिताजी उसमें से कविताएँ मुझे याद कराया करते थे, और कुछ एक कविताएँ तो ऐसी हैं जो मुझे आज भी याद हैं, और मैं आज भी उन कविताओं को रिसाइट करती रहती हूँ। और अगर आप चाहो तो मैं कोई सुना भी सकती हूँ। प्रियंका जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सारी कविता ही बहुत अच्छी है। आप जो सुनाना चाहते हैं सुना दीजिए। जी, मैं आपको मेरी फ़ेवरेट कविता उनकी सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है जंग ना होने देंगे। और इस पोएम को मैंने जब रिसाइट किया था तो मेरे को स्कूल में प्राइज़ भी मिला था। और ये पोएम कुछ ऐसे है: जंग ना होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग ना होने देंगे। कभी ना खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। आसमान फिर कभी ना अंगारे उगलेगा, एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगी। युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। रूसी बम हो या अमरीकी, खून एक का बहना है। जो हम पर है बीती, बच्चों के संग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। तो ये एक कविता है, प्रियंका जी। ये कविता है जो मेरी फेवरेट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो प्रियंका जी, जैसे आप नगर परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं, तो जब आपने ये फैसला किया कि आपने नगर परिषद का चुनाव लड़ना है, तो क्या इसके लिए आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया या ऐसा कहा नहीं प्रियंका रहने दो? मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं जितना कहूँ उतना कम है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ इस चीज़ में,
कि मेरे पूरे परिवार का, न सिर्फ मेरे माता पिता का, मेरे दादा दादी जी, मेरे चाचा चाची जी, सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया है और कर रहे हैं। वो मुझे मेरे साथ दिन रात, सुबह शाम, मेरे चाचा जी स्पेशली, और मेरे पिताजी, मेरी मदर, वो हमेशा खड़े रहते हैं। वो मुझे कभी उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं किया है। वो चाहे फिर स्पोर्ट्स में हो, वो कोई राजनीति में जाने के लिए, वो कहीं पे पढ़ाई के लिए, कहीं पे जाके पढ़ने के लिए, उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ के लिए आज तक ना नहीं किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है जो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है। प्रियंका जी, बीजेपी में महिलाओं को काफ़ी इज्जत मिलती है और हर मंच पर उन्हें जगह दी जाती है। तो बीजेपी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के मान सम्मान की, तो इसका उदाहरण देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो अनुसूचित जनजाति से आने वाली देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या ही हो सकता है कि इतना मान सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को मिलता है, वो देश ही क्या, वो विश्व की किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी में नहीं मिलता है। प्रियंका जी, अगर और महिलाएं राजनीति में आना चाहें तो आप उनको किस तरह से प्रेरणा देना चाहेंगी? माँ भारती की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं और ना ही कभी थी। बात करें देश की वीरांगनाओं की, तो रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले। बात करें हम विज्ञान की, तो सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला। बात करें हम राजनीति की, तो देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रतिभा पाटिल जी, सुषमा स्वराज जी, और आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी, स्मृति ईरानी जी। और बात अगर हम करें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की, तो व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी। तो भारत की बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी मेरी बहनों को, जो अगर ऐसा सोचती भी हैं, अगर ऐसी सोच रखती हैं कि उन्हें राजनीति में आना है और सेवा भाव से आना है, तो वो सभी बधाई की पात्र हैं। और मैं चाहूंगी कि सभी महिलाओं को इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रियंका जी, इलेक्शन के दौरान महज 34 वोटों से हार जाना यह सुनने में जितना छोटा लगता है, महसूस करने में यह उतना ही भारी लगता है। तो जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे, तब आपने कैसा महसूस किया था? अभी आप मुझे इमोशनल करने वाले हैं। जब चुनाव के नतीजे आए और हमें जब पता लगा कि हम महज 34 वोट से रह गए हैं, तो मैं अपने प्रदर्शन से तो बहुत खुश थी। मैं प्रदर्शन से बहुत खुश थी और बहुत ही अच्छी मुस्कान लेके मैं घर पे आई। बट जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मेरे फादर मुझे गेट के बाहर लेने आए और बड़ी स्माइल के साथ, और उन्होंने मेरा माथा चूमा, मुझे गले लगाया, मुझे शाबाशी दी और मुझे कहा, शाबाश मेरा शेर पुत्र। उस समय मैं थोड़ी भावुक हुई। पर मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ। कृपाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षण आता है, जब भी मैं किसी कार्य में असफल होती हूँ, तो मैं उस चीज का अफसोस बहुत देर तक नहीं करती हूँ। मैं अपने अंदर जज्बे को, अपने जोश को भरती हूँ और फिर से ये सोचने लगती हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या, अब अगले दिन सुबह मुझे उठ के क्या करना है, कैसे करना है, और मैं उसी प्रिपरेशन में बहुत जल्दी लग जाती हूँ। तो और मैं ये भी मानती हूँ, अगर कोई मनुष्य ऐसी सोच रखता है तो वो बहुत बुलंदियों को ज़रूर छूता है, और ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा पहले से प्लान कर रखा है। तो क्या पता ये किसी बड़ी जीत से पहले की छोटी हार हो। प्रियंका जी, ये तो आपके हौसले को सल्यूट है, जो आप इतनी छोटी उम्र में भी इतनी बड़ी सोच रखती हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, कृपाल जी। प्रियंका जी, महज 34 वोटों से हारने के बाद भी आप दिन रात, चाहे दोपहर को 2 बजे का टाइम हो
या रात को 11 बजे का, आप अपने वार्ड वासियों की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन आपके वार्ड वासियों ने तो आपको हरा दिया, फिर भी आप अपने वार्ड वासियों की सेवा क्यों कर रहे हैं? तो कृपाल जी, सिरसा शहर में जो सबसे कम वोट से जो हार हुई है जिस कैंडिडेट की, वो उसका नाम प्रियंका बुमरा है। और तो ये तो नहीं कह सकते कि हमें वोट्स नहीं मिले, हमें लोगों का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर स्नेह मिला। तो जिन लोगों ने हमें वोट दिए, जिन लोगों ने हम पर इतना विश्वास जताया, तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम निस्वार्थ भाव से दिन देखे बिना, रात देखे बिना उनकी सेवा करें। और इसका एक और कारण भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इलेक्शंस के टाइम पे जब हम वोट्स मांगने जाते थे, तो कहीं ना कहीं से मुझे एक आवाज़ सुनाई देती थी कि ये लोग आपको चुनाव के समय ही दिख रहे हैं, अगले 5 साल तक ये आपका हाल पूछने कभी भी नहीं आएंगे। तो मैं अपनी माताओं बहनों को उस समय गले से लगाती थी और कहती थी कि चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, मैं हारूं, मैं जीतूं, पर मैं आपकी सेवा में हमेशा दिन रात तैयार रहूंगी। और इसी चीज़ के लिए मैं मेरे वार्ड वासियों की सेवा में कभी भी नहीं देखती हूँ कि किसको मेरी ज़रूरत अगर रात को 1:30 बजे है तो मैं उसकी सेवा में हमेशा तैयार खड़ी रहती हूँ। यार कभी ये नहीं देखती कि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है और दोपहर के 1 बजे हैं, 3 बजे हैं। आई नेवर सी दिस एंड आई नेवर केयर अबाउट द वेदर। मैं हमेशा अपने वार्ड वासियों की सेवा में लगी रहती हूँ। प्रियंका जी, सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है जिसमें हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री कृष्ण बेदी जी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के सामने आपकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वो वाक्य क्या था? कृपाल जी, ये बात 26 अप्रैल 2025 की है, जब साइक्लोथॉन के ड्यूरिंग सीएम साहब सिरसा आए थे। तो श्री तारा बाबा जी की कुटिया में हम सीएम साहब के साथ डिनर कर चुके थे और उसके बाद मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। तो एकदम से श्री कृष्ण बेदी जी की आवाज़ आती है कि प्रियंका कहाँ है? गोविंद जी, प्रियंका कहाँ है? प्रियंका को बुलाओ। कांडा जी, प्रियंका को बुलाओ फटाफट से। तो मैं जाती हूँ फटाफट और उसके बाद माननीय मंत्री जी सारा किस्सा बताते हैं मुख्यमंत्री जी को कि प्रियंका नाम है और सिर्फ 34 वोट से हारी। बहुत मेहनत की लड़की ने। मैं चुनाव में जनसभा करने गया, लेट नाइट गया और बहुत अच्छी गैदरिंग थी। लड़की बहुत मेहनत करती रहती है। तो मुख्यमंत्री साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहते कि अगली बार पक्का जीत जाएगी तू। इस चीज़ के लिए कृपाल जी मैं माननीय श्री कृष्ण बेदी जी की बहुत आभारी हूँ और पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कि हमें सिरसा विधानसभा का उन्हें प्रभारी बनाया गया है श्री कृष्ण बेदी जी को। और कृष्ण बेदी जी बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी सोच के और बहुत सूझवान भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो बिल्कुल फटाफट से पिक कर लेते हैं कि कौन कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। तो मैं इस चीज़ के लिए उनका हमेशा बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हम खाली मुझे ही नहीं, जो भी अच्छा एफर्ट करता है, जो भी अच्छा कार्य करता है कार्यकर्ता, उसको बेदी जी बहुत सपोर्ट करते हैं। प्रियंका जी, आप बीजेपी से हैं। विपक्ष का यदि कोई नेता अच्छे कार्य करता है तो क्या खुले मंच पर आप उसके अच्छे कार्यों की सराहना कर सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल खुले मन से सराहना करूँगी और मुझे लगता है कि जो भी इंसान देश हित में अच्छे कार्य करता है उसकी खुले मन से तारीफ़ करनी चाहिए। और मैं बहुत बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मैं ज़रूर सराहना करूँगी। और कृपाल जी, इस बात से मुझे एक लोकसभा का सेशन याद आता है। सुषमा स्वराज जी भाषण दे रही होती हैं और बहुत फेमस है वो। सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है और वो भाव ये है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं पर हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं। और वो विरोधी हम विचारधाराओं के आधार पर हैं, नीतियों के आधार पर हैं, कार्यक्रमों के आधार पर हैं। पर इस चीज़ पे हम आलोचना भी करते हैं, पर प्रखर से प्रखर आलोचना भी
हमारे व्यक्तिगत संबंधों के आड़े नहीं आती है। तो हमें तारीफ ज़रूर करनी चाहिए और हमने लाखों बार देखा है कि संसद में एक दूसरे के ऑपोजिट बैठ के भी एक दूसरे के अच्छे कार्यों की सराहना करते हैं और हमें ज़रूर करनी चाहिए। देश हित में जो अच्छे कार्य करें हम उनकी सराहना हमें ज़रूर करनी चाहिए। प्रियंका जी, तभी देखे गए जितने भी राजनीतिक नेता है या वो मंच पर या संसद में जब वो बैठते हैं तो वो एक दूसरे के विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन ये भी देखने में आता है कि जब वो किसी शादी समारोह में जाते हैं, किसी एक फैमिली फंक्शन में जाते हैं, तो जितने भी नेता हैं वो इकट्ठे बैठकर ही खाना खाते हैं। तब वो लगता ही नहीं कि ये एक मंच पर अलग अलग बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये हम कोई एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, हम बस विरोधी हैं और ये विरोध विचारधाराओं का है। तो जब आइडियोलॉजीज़ अलग-अलग हैं, तो हम अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं, वो ऑपोज़िशन में जो भी है वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कार्य करते हैं। तो ये विचारधाराओं की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है इस चीज़ में और ये बहुत ज़रूरी भी है। देश के लिए, देश के अच्छे के लिए ऐसा होना बहुत ही हेल्दी है। प्रियंका जी, सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जी लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और लोगों की जन समस्याएं बड़े अच्छे ढंग से सुनते भी हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। क्या आप ये मानती हैं कि सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? क्या आप उनके इन कार्यों के लिए सराहना करेंगी? देखिए, जो भी अच्छा कार्य करता है उसकी सराहना हमें करनी चाहिए और विधायक श्री गोकुल सेतिया जी हमें अक्सर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तारीफ करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही हेल्दी पॉलिटिक्स है। यही हेल्दी पॉलिटिक्स है कि हम अगर एक दूसरे की विचारधाराओं से अगर सहमत नहीं है तो हम उनका विरोध करते हैं, पर हम अच्छे कार्य के लिए एक दूसरे को सराहते भी हैं। प्रियंका जी, सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जी आपके विपक्ष से हैं और वो सिरसा की राजनीति में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि सक्रिय किस चीज़ के लिए सक्रिय? अगर आप विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हर जगह विकास हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सिरसा के रेलवे स्टेशन का, तो आपने देखा होगा कि सिरसा का रेलवे स्टेशन पहले कैसा था और अब सिरसा के रेलवे स्टेशन का पूरा कायाकल्प हो चुका है। बहुत ही भव्य, बहुत सुंदर, दिव्य सिरसा के रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। और अगर बात करें हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सिरसा में मेडिकल कॉलेज का विकास जोरों शोरों पर चल रहा है। तो आप बताइए कि विकास की कमी कहाँ है? और मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा समय लगता है हर कार्य को पूरा होने में, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस भी रखने चाहिए, थोड़ा कोऑपरेट भी करना चाहिए। हम रातों रात, एक रात में हम कोई मेडिकल कॉलेज, एक रात में हम कोई IIT, एक रात में हम कोई NH नहीं बना देंगे। तो देश में, प्रदेश में, हर एक शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर जगह विकास हो रहा है। प्रियंका जी, सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जी कई बार देखने में आता है कि सोशल मीडिया पर लाइव होकर कुछ अधिकारियों से काम करवाते हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं? कृपाल जी, क्या अधिकारी पहले कार्य नहीं करते थे या पहले कोई अपनी ड्यूटी नहीं करता था? सिरसा में जब से गोकुल सेतिया जी विधायक बने हैं तो अधिकारी क्या तभी से ही कार्य करना शुरू किया? अधिकारियों ने तभी से ही सब लोग 9 से 5 ड्यूटी कर रहे हैं। सिर्फ गोकुल सेतिया जी लाइव होते हैं सिर्फ इस कारण से। और रही बात उनके लाइव आने की, तो ये उनका एक पर्सनल चॉइस है कि उनकी ये कार्यशैली है कि उन्हें लाइव आना पसंद है या वो लाइव आकर कार्य करते हैं। अब इसी में अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो कभी लाइव नहीं आते या फिर सोशल मीडिया पे शायद पोस्ट बहुत कम करते हैं, पर वो अपने हलके में, अपनी लोकसभा में, अपनी विधानसभा में बहुत कार्य करवाते हैं। तो ये गोकुल सेतिया जी की पर्सनल चॉइस है कि उन्हें लाइव आना पसंद है या बार बार लाइव चलाना पसंद है या रोज रोज लाइव चलाना पसंद है। प्रियंका जी, जैसा कि आपको पता है कि अभी कल ही सोशल मीडिया पर गोकुल सेतिया जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोकुल सेतिया जी एक अधिकारी के ऑफिस में पहुंचते हैं और वो अधिकारी सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया
जी कि उसके ऑफिस पहुंचने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि वो वहां से भाग जाते हैं, जिसमें गोकुल सेतिया जी उसका 12 मिनट तक पीछा करते हैं और उसका वीडियो भी बनाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये गोकुल सेतिया जी की पर्सनल चॉइस है, ये किसी भी व्यक्ति की एक पर्सनल चॉइस है कि उसको क्या करना है। अगर उन्हें लाइव आके काम करना है और तो वो लाइव आके काम करते हैं। और रही बात कल की घटना की, तो अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता या फिर वो गलत है तो उस चीज़ को भी ठीक करना चाहिए, और विधायक जी ने बिल्कुल ठीक किया। और ये भी हो सकता है कि वो किसी कार्य से कहीं जा रहे हों, तो इस चीज़ के लिए वी आर नॉट श्योर ना कि एग्जैक्टली क्या चीज़ थी। रही बात अगर लाइव आने की, तो गोकुल सेतिया जी मेरे वार्ड में आकर लाइव नहीं करते। मैं सुबह से लेकर रात तक मेरे वार्ड में होती हूँ, गोकुल सेतिया जी कभी मेरे वार्ड में लाइव करने नहीं आए। गोकुल सेतिया जी की जीती हुई एमसी मेरे वार्ड में लोग आके रोते हैं कि हमें एमसी का हमें चेहरा ही देखने को नहीं मिलता है। एक सिग्नेचर के लिए लोग 10 चक्कर उनके घर पे काट रहे हैं, ये लाइव कौन दिखाएगा? तो ये जो हमेशा दिखता है वो हमेशा सत्य भी नहीं होता है। तो हमें हमेशा फैक्ट्स पे जाना चाहिए, हमें हमेशा रिसर्च करके किसी चीज़ के निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि इसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी व्हाट इज़ द ट्रुथ। तो मैं यही कहना चाहूँगी। और वैसे सिरसा की जनता बहुत समझदार भी है। जो गलती सिरसा की जनता से लोकसभा चुनाव में हुई, विधानसभा चुनाव में हुई, उस गलती को सिरसा की लोकसभा ने नगर परिषद में वीर शांति स्वरूप जी को भारी मतों से विजयी बनाकर अपनी गलती को सुधारा है। तो सर ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कैमरा खोल के बैठेंगे तो आप हमेशा ही ठीक ही होंगे। सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन वीर शांति स्वरूप जी हैं, और देखने में आ रहा है कि नगर परिषद पर बहुत तरह के घोटालों के आरोप लग रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? विपक्ष के पास और बचा ही क्या है करने के लिए। और आरोप लगे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आरोप सिद्ध हुए हैं क्या? क्या वीर शांति स्वरूप जी पे कोई आरोप लगा और वो सिद्ध हुआ? नहीं ना। तो ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं और हमेशा चलती भी रहेंगी। वीर शांति स्वरूप जी बहुत ही मेहनती, कर्मठ और ज़मीन से उठे हुए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि फिर से ये एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कि फर्श से अर्श तक पहुँचा देती है एक आम से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी। तो वीर शांति स्वरूप जी बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ईमानदारी से नगर परिषद वो 5 साल चलाएंगे। प्रियंका जी, अविवाहित रहते हुए भी आप राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। क्या इसके लिए समाज ने आपको सपोर्ट किया या इस पर सवाल उठाए? मुझे सर्व समाज का बहुत साथ, बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह मिला कृपाल जी। और जो भी अच्छे कार्य करते हैं तो उन्हें समाज हमेशा शाबाशी देता है, ना कि सवाल उठाता है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से न कि सिर्फ मेरे वार्ड वासियों को बल्कि पूरे सिरसा शहर वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। जो लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजते हैं, कॉल्स करते हैं अलग अलग गांव से कि आप बहन जी, आप बेटा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहन जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं कि नई सुबह मैं और ज़्यादा लोगों की जनहित में, सेवा में काम कर सकूं। प्रियंका जी, अभी तक आप जो है अविवाहित हैं, आपने विवाह के लिए भी कोई सोच बनाई है? आपके लिए कोई नेता ढूंढना पड़ेगा या राजनीति ही आपकी प्राथमिकता है? मेरी तो अभी फिलहाल कोई खास मैंने इस तरह की सोच नहीं बनाई है विवाह की। और पर मम्मी पापा ने ज़रूर बनाई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमेशा मम्मी पापा तो बोलते रहते हैं, सबके इंसिस्ट करते हैं कि नहीं बेटा शादी करनी है, ये हमारे सपने एंड ऑल। पर मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे लिए देश की सेवा सर्वप्रथम है। और कल को विवाह के बाद भी मैं हमेशा लोगों की सेवा करती रहूँगी। मैं विवाह के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहूँगी। वेदर आई एम मैरिड और नॉट, मेरी प्रायोरिटी हमेशा लोगों की सेवा रहेगी।
प्रियंका जी, आपको क्या लगता है कि एक महिला नेत्री के लिए जीवन साथी ढूंढना आसान है या मुश्किल है? कृपाल जी, मुझे लगता है कि ये प्रश्न बहुत जटिल है और क्योंकि शादी के लिए वर ढूँढना हर किसी के लिए एक अलग जर्नी होती है और ये डिपेंड करता है आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पे, आपकी सामाजिक अपेक्षाओं पे। तो कभी हो सकता है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो, कभी हो सकता है कि ये आसान हो, पर जो महिलाएँ राजनीति में हैं और अभी तक अविवाहित हैं, जो अपने लिए वर ढूँढ रही हैं, मैं बस उन्हें ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा समय लें, थोड़ा धैर्यपूर्वक अपने लिए सही इंसान का चयन करने में थोड़ा समय लें, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इसमें आप 24 घंटे सेवा में लोगों की लगे रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब आप अपने परिवार से दूर होते हैं, बहुत सारे समारोह आपको पारिवारिक छोड़ने पड़ते हैं, आपको बहुत त्याग करना पड़ता है इस क्षेत्र में। तो आपको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपकी इन सभी परिस्थितियों को समझे और आपको सपोर्ट करे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा यही सिर्फ जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए तो। प्रियंका जी, सिरसा पॉडकास्ट को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कृपाल जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि सिरसा पॉडकास्ट इज़ अ वेरी ऑथेंटिक चैनल। आप सभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा शेयर करें। थैंक यू।